हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को। ये इंग्लिश में ही है, हिंदी में नहीं है। मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में टाइप कर सकूं। तो सबसे पहला आपका इसमें क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट बिजनेस इन्वायरमेंट। व्यावसायिक पर्यावरण से संबंधित कौन सा इसमें से सत्य है। तो पहला है इट इज़ डायनेमिक, यानी कि ये गतिशील होता है। ये भी सही है। गतिशील होने का मतलब क्या है कि उसमें हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं, कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है। इट इज़ कंडीशन इन विच बिजनेस ऑपरेट्स, यानी कि ये एक ऐसा परिवेश है जिसके अंतर्गत व्यवसाय अपने कार्यों को करता है, अपने को संचालित करता है। तो ये भी सही है। डिफरेंट फैक्टर्स हैव डिफरेंट इम्पैक्ट ऑन बिजनेस, यानी कि अलग अलग घटकों के अलग अलग प्रभाव पड़ते हैं व्यवसाय पर। तो ये चारों सही है, ऑल ऑफ द एबव होगा इसका। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरनल फैक्टर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एक संगठन से संबंधित उसके इंटरनल फैक्टर से, यानी कि आंतरिक घटक कौन सा है इसमें से। एम्प्लॉयज़, एक एम्प्लॉय बिजनेस के अंदर ही काम करता है, तो ये इसके इंटरनल फैक्टर का हो गया। लेबर यूनियन, लेबर भी वहीं का है और उसके जो यूनियन बनते हैं वो भी व्यवसाय से ही संबंधित है, इंटरनल फैक्टर हो गया। और मैनेजमेंट की पॉलिसी, यानी कि जो प्रबंध आपकी नीतियाँ बनाती है वो व्यवसाय से ही संबंधित होता है। तो ये ऑल ऑफ द एबव हो गया। नेक्स्ट है, माइक्रो इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस इंक्लूड्स। जैसे इंटरनल इन्वायरमेंट, जो टोटल इन्वायरमेंट है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब क्या है कि जो व्यवसाय के अंदर है, मतलब जैसे लेबर था आपका, फिर एम्प्लॉयज़ थे, मैनेजमेंट है, शेयर होल्डर्स हैं, ये सारी चीज़ें। लेकिन वहीं पर अगर स्टेक होल्डर की बात करें तो स्टेक होल्डर में आपका इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों हो जाएगा। तो एक्सटर्नल मतलब क्या होता है कि जो लोग जुड़े तो हैं लेकिन व्यवसाय के अंदर नहीं है, बाहर हैं। तो इसी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है माइक्रो और एक होता है मैक्रो। माइक्रो का मतलब होता है जिस घटक की वजह से कोई एक फर्म, दो फर्म प्रभावित होती है। और मैक्रो का मतलब होता है कि वो घटक जिससे पूरी की पूरी इंडस्ट्री प्रभावित होती है। जैसे टेक्नोलॉजी में कोई चेंज हो जाए, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी में चेंज हो जाए, तो वो क्या होगा, पूरे के पूरे इंडस्ट्री को प्रभावित करेगी। फर्म और इंडस्ट्री में अंतर क्या होता है। फर्म मतलब एक सिंगल किसी कंपनी का, एग्जाम्पल के तौर पर एक फर्म मतलब एक कोई सिंगल कंपनी हो गई। इंडस्ट्री मतलब क्या है, अलग अलग फर्म्स हैं जो एक ही तरीके का प्रोडक्ट बनाती हैं, उन्हीं के ग्रुप को हम लोग इंडस्ट्री बोलते हैं। तो जब एक फर्म किससे किससे प्रभावित हो सकती है, अपने कस्टमर से, सप्लायर से और अपने मध्यस्थों से। तो ऑल ऑफ द एबव इसका होगा। नेक्स्ट है, चेंज इन इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, सप्लाई ऑफ मनी, डिस्पोजल ऑफ इनकम इज रिलेटेड विद, यानी कि ब्याज की दरों में परिवर्तन, मुद्रास्फीति में परिवर्तन और मुद्रा के पूर्ति में परिवर्तन, या फिर जो आय का वितरण किया जाता है उनमें कोई भी चेंजेस किया जाता है, तो वो किससे संबंधित है। तो वो संबंधित होता है आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से। बाकी सबके भी फैक्टर्स पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जैसे ये बना हुआ है स्टेटमेंट वैसे ही इन सब का भी बन सकता है कि बताइए सोशल इन्वायरमेंट में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, या फिर एलिमेंट्स दे देगा और बोलेगा बताइए ये किससे संबंधित है। जैसे अगर एज है, इनकम है, मेल है या फीमेल है, तो ये सारी चीज़ें किससे संबंधित होती हैं, डेमोग्राफिक एनवायरमेंट से। तो वो आप फैक्टर्स पढ़े रहेंगे तो आसानी से क्वेश्चन को कर जाएंगे। और बिजनेस इन्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा इजी है। आप अगर क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो ईजिली कर सकते हैं क्वेश्चन को। अगर क्वेश्चन को नहीं समझ पाएंगे तो फिर आता हुआ भी क्वेश्चन आप गलत करके आएंगे। बाय विच एक्ट गवर्नमेंट चेक रेस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस, कौन से कानून के द्वारा सरकार रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस पे चेक करती है। तो वो होता है आपका MRTP एक्ट। ये कब आया था, 1969 में। और रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस मतलब ये होता है कि जब व्यवसाय मिल करके वो गलत तरीके से व्यवसाय करना, एथिक्स को फॉलो ना करना। जैसे कुछ व्यवसाय मिल करके मोनोपोली बना लें, दो तीन व्यवसाय एक दूसरे में मर्ज होकर के मोनोपोली बना लें, जिसकी वजह से जो बाकी के छोटे छोटे व्यापार हैं वो ख़त्म हो जाएं। तो इसके लिए बनाया गया है MRTP। फेमा किसके लिए बनाया गया है आपका, तो ये है आपका फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो आया था 1999 में।
और ये फॉरेन एक्सचेंज मतलब विदेशी विनिमय पे व्यापार करने के लिए बनाया गया है। और इंडस्ट्रियल पॉलिसी एक्ट जानते होंगे, अलग अलग टाइम पे अलग अलग आया था आपका। इसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो जो द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन एक्ट पास्ड इन 1956, तो जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी सबसे पहले आई थी वो 1948 में आई थी, जब उसको इम्प्रूव किया गया तो 1956 में किया गया था, ये सही है। लेजेस फेयर पॉलिसी इज एडॉप्टेड बाय कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, यानी कि फ्री करना, लेजेस फेयर का मतलब होता है कि फ्री करना, तो कौन सी इकोनॉमी के अंतर्गत लोगों को फ्री किया जाता है कि आप आराम से व्यवसाय करिए, तो ये होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मतलब पूंजीवाद अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट आपका ये भी सही है। तीसरा है टू इंक्रीज लिक्विडिटी इन इकोनॉमी इज मेन फीचर ऑफ फिजिकल पॉलिसी, यानी कि फिजिकल पॉलिसी का मेन फीचर आपका क्या होता है, लिक्विडिटी को बढ़ाना उसमें इकोनॉमी में, ये नहीं होता है। ये किसका काम होता है, मॉनेटरी पॉलिसी का, यानी कि मौद्रिक नीति का, फिजिकल पॉलिसी का नहीं होता है, ये आपका गलत है। और सबसे लास्ट में दिया हुआ है MRTP एक्ट वॉज रिप्लेस्ड बाई कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, ये भी सही है कि जब MRTP एक्ट कब आया था 1969 में, उसमें कुछ संशोधन करके बाद में 2002 में कॉम्पिटिशन एक्ट को पारित किया गया है। और ये आपका स्टेटमेंट, यानी कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा इसमें से सही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, क्योंकि ये फीचर किसका होता है, मॉनेटरी पॉलिसी का। विच इज़ नॉट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी का कौन सा उद्देश्य नहीं है, टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ये इसका उद्देश्य होता है। टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ, ये भी इसका ऑब्जेक्टिव है। टू प्रमोट प्राइस स्टेबिलिटी, ये भी है, और अभी इसके ऊपर पढ़ा था कि ये किसका होता है ऑब्जेक्टिव, मॉनेटरी पॉलिसी का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। और टू प्रोमोट प्राइस स्टेबिलिटी, देखिए प्राइस स्टेबिलिटी पे मेन फोकस करता है मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि जो सप्लाई ऑफ मनी होता है और किस तरीके से मनी को कंट्रोल करना है, बैंक रेट निर्धारित करना, CRR, SLR, इन सब पे मॉनेटरी पॉलिसी ही फोकस करता है। लेकिन उसके साथ साथ जो फिजिकल पॉलिसी है वो उसको प्राइस स्टेबिलिटी को प्रमोट करने का काम करता है, मतलब कीमत में स्थिरता लाना, और जो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन होता है ये सारे में हेल्प करता है। लेकिन लिक्विडिटी में ये कुछ नहीं करता है, कोई योगदान नहीं है इसका। नेक्स्ट है आपका लिबरेटिंग द इंडस्ट्री, ट्रेड एंड इकोनॉमी फ्रॉम अनवांटेड रेस्ट्रिक्टिव इज कॉल्ड एज, यानी कि जो भारत में इंडस्ट्रीज़ हैं, कॉमर्स है, आपका इकोनॉमी है, उनमें से जो अनवांटेड रेस्ट्रिक्शंस है, जो अवरोध लगे हुए हैं, उसको हटाना क्या कहलाता है, लाइबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन या प्राइवेटाइजेशन। तो उसको कहते हैं लाइबरलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या होता है कि फ्री करना एक देश को दूसरे देश से व्यापार करने के लिए। प्राइवेटाइजेशन मतलब क्या होता है कि जो पूंजीवादी हैं, यानी कि जिनके पास पैसा है, उनको फ्री करना कि आप देश में बिजनेस खोल सकते हैं, और गवर्नमेंट का जो बिजनेस में इंटरफेरेंस है उसको थोड़ा सा कम किया जाता है। लेकिन जब भी रेस्ट्रिक्शंस की बात आएगी, उसको कम करने की बात आएगी, लिबरलाइजेशन की बात आएगी, तो वो हमेशा उदारीकरण ही होता है। और ग्लोबलाइजेशन के अंदर, प्राइवेटाइजेशन के अंतर्गत व्यवसाय की बातें होंगी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंडीशन फॉर सक्सेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन, यानी कि जब प्राइवेटाइजेशन किया जाता है, निजीकरण किया जाता है, उनमें से क्या निम्नलिखित में से ऐसा है जो अवरोध का काम कर सकता है। कंडीशन मतलब वो उसकी सफलता में बाधक बन सकता है। तो मेजरेबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, जब परफॉर्मेंस का मेजरमेंट किया जाए तो वो उसका अवरोध है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, अगर इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट किए जाएँ तो उससे भी कुछ बाधा नहीं होने वाला है। बैरियर्स टू एंटर द मार्केट, अगर ये किया जाए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, अगर मार्केट में आने से ही रोक लगा दिया जाए तो प्राइवेटाइजेशन हो नहीं पाएगा, और प्राइवेटाइजेशन नहीं हो पाएगा तो उसकी सफलता नहीं निश्चित की जा सकती है। ऑप्शन नंबर सी इसका होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फीचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, निम्नलिखित में से व्यवसायिक संप्रेषण का कौन सा
फीचर है, उसका विशेषता है। इट इज़ डायनेमिक, ये गतिशील होता है। इट इज़ रिलेटेबल, यानी कि एक दूसरे से संबंधित है। इट इज़ अनप्रेडिक्टेबल, मतलब इस पे भविष्यवाणी नहीं किया जा सकता है कब कौन सी घटना हो जाए, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑफ ऑन, यानी कि जब ग्लोबलाइजेशन किया जाता है, वैश्वीकरण किया जाता है, तो उसके अंतर्गत क्या किस चीज़ को रिमूव किया जाता है? इन्वेस्टमेंट पे लगे हुए अवरोधों को, उस पे बैरियर्स को, और फॉरेन ट्रेड पे। तो इसका ऑप्शन होगा सी, यानी कि इन्वेस्टमेंट के साथ साथ फॉरेन ट्रेड पे जो भी रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं उसको निकालने का होता है ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन इंडस्ट्री एंड बिजनेस। जो गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ में चेंजेस करती है उसकी वजह से इंडस्ट्री और बिजनेस पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है? इंक्रीज्ड कंपटीशन, प्रतियोगिता बढ़ती है, सही है। नीड फॉर चेंजेस, मतलब लोगों को ये लगता है कि कुछ और परिवर्तन हो सकता है, ये भी सही है। डिमांडिंग कस्टमर्स, और उस ये होगा ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन आपका ग्लोबलाइजेशन डज नॉट इन्वॉल्व, ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत क्या नहीं होता है? अभी इसके पहले हम लोग पढ़े हैं कि ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत क्या होता है, तो उसमें था रिमूवल ऑफ बैरियर, सबसे पहला ऑप्शन रिडक्शन ऑफ बैरियर, यानी कि बैरियर को कम करना। तो ये नहीं होता है, बैरियर को ख़त्म किया जाता है इसके अंतर्गत। बाकी ये तीनों इसके अंतर्गत इन्वॉल्व हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड इन मैक्रो इन्वायरमेंट फैक्टर, मैक्रो इन्वायरमेंट के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है? इकोनॉमिक ये आता है, सोशल भी आता है, और पॉलिटिकल भी आता है, लेकिन कॉम्पिटिटर किस में आता है? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के जो माइक्रो पार्ट है उसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है आपका द इनकम एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की आय एवं व्यय का जो नीति है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं फिजिकल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? आरबीआई के द्वारा बैंक रेट और सीआरआर, एसएलआर, इसके हेल्प से जब सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल किया जाता है उसके अंतर्गत आता है आपका मॉनेटरी पॉलिसी। नेक्स्ट है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी रिजर्व बैंक कंट्रोल मनी सप्लाई इन मार्केट। ये तो आंसर आ ही रहा होगा कि इसको बोलते हैं मौद्रिक नीति, यानी कि जब आरबीआई अब कौन से पॉलिसी, कौन सी नीति के तहत मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का काम करती है, तो मौद्रिक नीति है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेस ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, आयात और निर्यात की जो प्रक्रिया है उसको सरल बनाना किसके अंतर्गत आता है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी। तो ये आता है आपका लिबरलाइजेशन में। क्यों इसमें है? क्योंकि इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, जो बैरियर्स होते हैं उनको हटाया जाता है और फ्री किया जाता है कि एक देश दूसरे देश से आसानी से व्यापार कर सके, उदारीकरण इसको बोलते हैं। और लाइसेंसिंग भी इसके अंतर्गत हटाया गया था, यही लिबरलाइजेशन के अंतर्गत। अगर क्वेश्चन में आपके बोलता है कि लाइसेंसिंग की पॉलिसी को कम करना, चाहे जो मेन सेक्टर्स हैं सिर्फ उसी पे लाइसेंसिंग करना, बाकी सबको हटा देना, वो किसके अंतर्गत आता है? तो वो भी लिबरलाइजेशन के अंतर्गत है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिमेंट ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनल इन्वायरमेंट का पार्ट नहीं है? मनी एंड कैपिटल मार्केट, मैनेजमेंट कैपेबिलिटी, प्रोडक्शन मेथड, या पॉलिसी। तो ये सब एक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं, लेकिन ये जो मनी एंड कैपिटल मार्केट है वो व्यवसाय से के बाहरी पक्ष से संबंधित है, उसके आंतरिक पक्ष में नहीं आता है। नेक्स्ट है आपका प्राइवेटाइजेशन ऑफ ऑनरशिप थ्रू सेल ऑफ इक्विटी, यानी कि एक गवर्नमेंट कंपनी के जो इक्विटी शेयर्स हैं, जो समता अंश है, उन्हें बेच देना और उसके बाद उसको प्राइवेट हाथों में दे देना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। जब गवर्नमेंट अपने इक्विटीज़ को बेच देती है, यानी कि अपना जो स्वामित्व है वो किसी निजी हाथों में सौंपती है, तो वहाँ से हम लोग बोलते हैं कि वो डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है। क्वेश्चन आपका ग्लोबलाइजेशन डज नॉट इन्वॉल्व, ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत क्या नहीं होता है? अभी इसके पहले हम लोग पढ़े हैं कि ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत क्या होता है, तो उसमें था रिमूवल ऑफ
बैरियर, सबसे पहला ऑप्शन रिडक्शन ऑफ बैरियर, यानी कि बैरियर को कम करना। तो ये नहीं होता है, बैरियर को ख़त्म किया जाता है इसके अंतर्गत। बाकी ये तीनों इसके अंतर्गत इन्वॉल्व हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड इन मैक्रो इन्वायरमेंट फैक्टर। मैक्रो इन्वायरमेंट के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है? इकोनॉमिक ये आता है, सोशल भी आता है और पॉलिटिकल भी आता है, लेकिन कॉम्पिटिटर किस में आता है? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के जो माइक्रो पार्ट है उसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है आपका द इनकम एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। सरकार की आय एवं व्यय का जो नीति है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं फिजिकल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? आरबीआई के द्वारा बैंक रेट और सीआरआर, एसएलआर इसके हेल्प से जब सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल किया जाता है उसके अंतर्गत आता है आपका मॉनेटरी पॉलिसी। नेक्स्ट है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी रिजर्व बैंक कंट्रोल मनी सप्लाई इन मार्केट। ये तो आंसर आ ही रहा होगा कि इसको बोलते हैं मौद्रिक नीति, यानी कि जब आरबीआई अब कौन से पॉलिसी, कौन सी नीति के तहत मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का काम करती है, तो मौद्रिक नीति है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेस ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, आयात और निर्यात की जो प्रक्रिया है उसको सरल बनाना किसके अंतर्गत आता है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन या इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी। तो ये आता है आपका लिबरलाइजेशन में। क्यों इसमें है? क्योंकि इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, जो बैरियर्स होते हैं उनको हटाया जाता है और फ्री किया जाता है कि एक देश दूसरे देश से आसानी से व्यापार कर सके, उदारीकरण इसको बोलते हैं। और लाइसेंसिंग भी इसके अंतर्गत हटाया गया था, यही लिबरलाइजेशन के अंतर्गत। अगर क्वेश्चन में आपके बोलता है कि लाइसेंसिंग की पॉलिसी को कम करना, चाहे जो मेन सेक्टर्स हैं सिर्फ उसी पे लाइसेंसिंग करना, बाकी सबको हटा देना, वो किसके अंतर्गत आता है? तो वो भी लिबरलाइजेशन के अंतर्गत है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिमेंट ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनल इन्वायरमेंट का पार्ट नहीं है? मनी एंड कैपिटल मार्केट, मैनेजमेंट कैपेबिलिटी, प्रोडक्शन मेथड या पॉलिसी। तो ये सब एक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं, लेकिन ये जो मनी एंड कैपिटल मार्केट है वो व्यवसाय से के बाहरी पक्ष से संबंधित है, उसके आंतरिक पक्ष में नहीं आता है। नेक्स्ट है आपका प्राइवेटाइजेशन ऑफ ऑनरशिप थ्रू सेल ऑफ इक्विटी, यानी कि एक गवर्नमेंट कंपनी के जो इक्विटी शेयर्स हैं, जो समता अंश है, उन्हें बेच देना और उसके बाद उसको प्राइवेट हाथों में दे देना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। जब गवर्नमेंट अपने इक्विटीज़ को बेच देती है, यानी कि अपना जो स्वामित्व है वो किसी निजी हाथों में सौंपती है, तो वहाँ से हम लोग बोलते हैं कि वो डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, यानी कि विनियोग को अपने ख़त्म कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल फीचर ऑफ इंडस्ट्रियल रिफॉर्म 1991। 1991 का जो इकोनॉमिक रिफॉर्म किया गया था उसका कौन सा फीचर नहीं है? तो सबसे पहला इसका आंसर सही है, क्योंकि इसमें लिखा है नो रेस्ट्रिक्शन, मतलब आप व्यवसाय जिस तरीके से मन करे उस तरीके से करिए, गवर्नमेंट कोई पाबंदी नहीं लगाने वाली है। तो ये इसका फीचर नहीं था, क्योंकि 17 इंडस्ट्रीज ऐसी थीं जिस पे पाबंदियां तब भी लगी हुई थी जब 1991 का रिफॉर्म किया गया था। और बाकी इन तीनों ऑप्शन को समझ लीजिए कि गवर्नमेंट ने 1991 में जो रिफॉर्म किया था उसमें पब्लिक सेक्टर के जो रोल है उसको रीडिफाइन किया था। उसके बाद पब्लिक सेक्टर से डिसइन्वेस्टमेंट किया था। डिसइन्वेस्टमेंट अभी समझे हैं कि इक्विटीज़ जब गवर्नमेंट प्राइवेट के हाथों में सौंपती है तो उसे हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और ये है थर्ड पॉइंट आपका कि जो सिक इंडस्ट्रीज़ थी उनको अच्छा करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, BIRF के हाथों में उनको सौंप दिया, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 हैज़ 3 न्यू फीचर। यस, LPG उसके पास मतलब 3 नए वर्ड्स को लेकर के आई थी, 3 नए फीचर्स को लेकर के आई थी। नेक्स्ट है एडवांस्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट हेल्प्स इन पॉलिसी मेकिंग एंड प्लानिंग। जब आप व्यवसाय को बहुत अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो पॉलिसी और प्लानिंग आपकी अच्छी हो जाती है।
और है लास्ट है आपका थ्रू इन्वायरमेंटल स्कैनिंग अ फर्म कैन इंजॉय फर्स्ट मूवर एडवांटेज, यानी कि जब आप इन्वायरमेंटल स्कैनिंग मतलब समझ लीजिए कि उसको अंडरस्टैंड करना, उसको समझना, कि आप एक पढ़े होंगे शॉर्ट एनालिसिस। शॉर्ट एनालिसिस क्या है? इन्वायरमेंट को आपके स्कैन करने की एक टेक्निक है। इसके अंतर्गत एक व्यवसाय अपने स्ट्रेंथ को, अपनी शक्तियों को, अपनी कमियों को, और उसके साथ साथ अपने जो पर्यावरण में उसको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है और उसको थ्रेट्स मिल रहे हैं, इन सब को वो जान लेती है बहुत अच्छे तरीके से। तो वो क्या एंजॉय कर रही है तो उस टाइम पे फर्स्ट मूवर एडवांटेज। फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब ये है कि अगर हम पहले जान जाएंगे तो हम पहले कदम बढ़ा लेंगे। अगर कोई बाजार में अपॉर्चुनिटी है तो वो अपॉर्चुनिटी हमको मिल जाएगी। तो ऑल ऑफ द एबव इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है द कंप्लीट अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट इज कॉल्ड। ये अभी ऊपर हम लोग पढ़े हैं कि जब आप अपने व्यवसाय का कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग करते हैं, आप फुल नॉलेज उसके बारे में गेन करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस ऑन चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में जब परिवर्तन किए जाते हैं तो निम्नलिखित में से बताइए किस पे प्रभाव नहीं पड़ता है, या फिर निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा तत्व है जो नहीं बता रहा है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी में कोई परिवर्तन हुआ है। मार्केट ओरिएंटेशन। मार्केट ओरिएंटेशन मतलब क्या होता है कि बाजार उन्मुखीकरण। तो जब गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ चेंज होती हैं तो बिजनेस अपने आप को भी चेंज करते हैं। मोर डिमांडिंग कस्टमर। गवर्नमेंट की पॉलिसी के साथ साथ जो कस्टमर्स होते हैं वो मोर डिमांडिंग होने लगते हैं। इंक्रीजिंग कंपटीशन। ये भी है कि प्रतियोगिता में वृद्धि होती है। लेकिन चेंज इन एग्रीकल्चरल प्राइसेस। अगर एग्रीकल्चरल प्राइसेस में चेंज किए जाएंगे तो इसका कोई व्यवसाय पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग फिस्कल पॉलिसी। कौन सी एजेंसी फिस्कल पॉलिसी को बनाती है? तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को बनाती है। नाबार्ड एक डेवलपमेंट बैंक है जो एग्रीकल्चर और रूरल एरिया के डेवलपमेंट पे काम करता है। सेबी के बारे में आप जानते होंगे कि वो स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड है। नेक्स्ट है द इम्पोर्टेंस ऑफ फिस्कल पॉलिसी इन कंट्री इज लाइक इंडिया इज दैट, यानी कि निम्नलिखित में से बताना है आपको कि फिस्कल पॉलिसी किस तरीके से लाभदायक है इंडस्ट्रीज के लिए। सबसे पहला है कि प्लेज अ मेजर रोल इन इंक्रीजिंग द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, यानी कि फिस्कल पॉलिसी की सहायता से कैपिटल मेकिंग होती है, और जब कैपिटल बनेगा तो उससे क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। तो ये इसका इम्पॉर्टेंस है। नेक्स्ट है आपका इट एम टू रिड्यूस द इम्बैलेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन। अभी ऊपर अगर आपके माइंड में वो क्वेश्चन होगा तो फिर आपको ये वाला पॉइंट भी समझ में आ रहा होगा कि उसमें क्या किया जाता है, जो इनकम और वेल्थ का इम्बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि असमान वितरण है, उससे कम किया जाता है। ये भी इसका फीचर है। और नेक्स्ट है आपका इट हेल्प टू जनरेट सफिशिएंट रिसोर्सेज थ्रू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये भी सही है, क्योंकि जब भी फिस्कल पॉलिसी बनाई जाती है तो उसमें बजट बनाया जाता है, और बजट कैसे बनता है? इनकम और एक्सपेंडिचर की सहायता से। इनकम कहाँ से आता है? जो डायरेक्ट टैक्सेस हो गए, इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गए, और इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेफिनेशन ऑफ बजट डेफिसिट। निम्नलिखित में से बजट डेफिसिट से संबंधित कौन सा सही है? तो बजट डेफिसिट मतलब क्या है? डेफिसिट मतलब होता है कमी। अगर आपके पास रेवेन्यू ज़्यादा है और एक्सपेंसेस कम है तो आप किस में चल रहे हैं? लाभ में चल रहे हैं, यानी कि सरप्लस आपको हो रहा है। उसी का रिवर्स कर दीजिए, एक्सपेंडिचर आपको ज़्यादा हो रहा है, रेवेन्यू आपकी कम हो रही है, तो उस समय क्या हो रहा होता है? बजट डेफिसिट। ऑप्शन नंबर इसमें क्या है? एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल डेफिसिट। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ आरबीआईज मॉनेटरी पॉलिसी इज। निम्नलिखित में से आरबीआई के जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका सबसे मुख्य
उद्देश्य क्या होता है, तो मुख्य उद्देश्य उसका होता है बाजार में कीमतों में स्थिरता लाना, प्राइस स्टेबिलिटी। नेक्स्ट है इफ आरबीआई रिड्यूसेस सीआरआर व्हाट विल बी इम्पैक्ट ऑन क्रेडिट क्रिएशन। अगर आरबीआई सीआरआर को कम कर देती है, कम करने का मतलब ये क्या है कि जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं उन्हें आरबीआई के पास कम रुपया जमा करना होगा। जब कम रुपया जमा करना होगा तो वो क्या करेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट देंगी, तो ये होगा आपका इंक्रीज। क्रेडिट क्रिएशन मतलब होता है लोगों में लोन बांटना, सिंपल लैंग्वेज में आप समझ रहे होंगे, और आई थिंक आप लोग ये सारी चीज़ें पढ़े होंगे। नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स, यानी कि जब मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, तो मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब है जब पब्लिक और प्राइवेट दोनों एक साथ काम करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। जैसे इंडिया की जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। क्वेश्चन है हाउ मेनी इंडस्ट्रीज वर रिजर्व्ड ओनली फॉर पब्लिक सेक्टर बिफोर द डीरेगुलेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर इन 1991, यानी कि 1991 से पहले या उस समय तक कितनी इंडस्ट्रीज़ ऐसी थी जो सिर्फ पब्लिक सेक्टर के हाथ में थी, तो वो था आपका 17। और उसके बाद सिर्फ 8 इंडस्ट्रीज़ बची थी जो सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में थी, और आज सिर्फ 3 इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जिसमें प्राइवेट हस्तक्षेप नहीं करता है, सिर्फ गवर्नमेंट के ही हाथों में है। नेक्स्ट है आपका द इंडस्ट्रियल लाइसेंस वॉज एबॉलिश्ड फॉर मोस्ट इंडस्ट्रीज एक्सेप्ट, यानी कि जब 1991 में रिफॉर्म किया गया था तो लाइसेंस ख़त्म किया गया था कई सारी इंडस्ट्रीज़ का, लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जिस पे लाइसेंसिंग नहीं ख़त्म की गई थी, तो वो था आपका लिकर। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ ऑनरशिप मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ अ पब्लिक सेक्टर, यानी कि जब पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट अपनी स्वामित्व को, प्रबंधन को और अपने नियंत्रण को प्राइवेट हाथों में सौंपती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ ए स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन 1991। 1991 में जो इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई थी NEP, उसमें इन चारों में से कौन सा प्रोग्राम नहीं था या फिर कौन से ऐसे रिफॉर्म थे जिसमें कोई चेंज नहीं किया गया था, तो फिस्कल रिफॉर्म, टैक्स रिफॉर्म और इंडस्ट्रियल रिफॉर्म, ये तीनों रिफॉर्म किए गए थे बहुत ही बड़े लेवल पर, लेकिन बैलेंस ऑफ एडजस्टमेंट इससे रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट है आपका व्हेन डिड कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 के कम इनटू फोर्स, यानी कि कॉम्पिटिशन एक्ट कब से लागू हुआ है, तो वो है आपका 23 अप्रैल 2003 से। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू फेमा फॉरेन एक्सचेंज डज नॉट इंक्लूड, फेमा के अकॉर्डिंग निम्नलिखित में से फॉरेन एक्सचेंज में कौन सा इंक्लूड नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी, ड्राफ्ट अगर किसी बैंक ने ड्रॉ किया है कि बाहर किसी फॉरेन करेंसी में पेमेंट के लिए, तो वो फॉरेन एक्सचेंज के अंतर्गत इंक्लूडेड नहीं है। बाकी ये तीनों इंक्लूडेड हैं, ट्रैवलर चेक हो गया, आपका बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, या फिर डिपॉजिट्स हो गए। नेक्स्ट है डैश रिफर्स टू नेगेटिव एंड अनफेवरेबल एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट आर लाइकली टू क्रिएट हर्डल्स फॉर अ फॉर्म, या फॉर्म नहीं है, फर्म है ये। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा तत्व है जिसके जो कंपनी के लिए नेगेटिव है या फिर उसके वो अनफेवरेबल है, मतलब कंपनी के साथ वो नहीं चल रहा है, तो वो होता है थ्रेट। अपॉर्चुनिटी अगर है, अवसर कंपनी को मिल रही है, तो वो तो उसके लिए पॉजिटिव होगा। स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है, शक्तियाँ, यानी कि एक फर्म की जो इंटरनल लाइबिलिटीज इंटरनल कैपेसिटीज़ हैं जिसकी सहायता से वो कॉम्पिटिट करती है, बीट करती है लोगों को, वो है। और वीकनेस क्या होती है, उसकी कमियां होती हैं, तो ये दोनों क्या होती हैं, इंटरनल फैक्टर्स होते हैं। और एक्सटर्नल फैक्टर अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट होता है। तो यहाँ पर एक्सटर्नल फैक्टर के बारे में पूछा है कि वो नेगेटिव और अनफेवरेबल है, तो वो होता है आपका थ्रेट। पॉजिटिव होता है अपॉर्चुनिटी और स्ट्रेंथ, लेकिन ये संबंधित है इंटरनल से और अपॉर्चुनिटी संबंधी है एक्सटर्नल से। नेक्स्ट है व्हेन डिड WTO केम इनटू एग्जिस्टेंस, WTO कब अस्तित्व में आया था, तो वो आया था 1 जनवरी 1995 में।
नेक्स्ट है विच ऑफ द इंस्टीट्यूशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक कम्युनिटी, वर्ल्ड बैंक ग्रुप कहते हैं हम लोग, तो उसमें 5 टोटल इंडस्ट्रीज हैं, तो पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा उससे संबंधित नहीं है। IFC उससे संबंधित है, IDA और मेगा ये तीनों इससे संबंधित हैं। WTO अलग एक इंस्टीट्यूशन है जिसे किसको रिप्लेस करने के लिए बनाया गया था, गेट को रिप्लेस करने के लिए। गेट एक एग्रीमेंट था जिसमें ट्रेड किए जाते थे, ट्रेड रिलेटेड एग्रीमेंट्स किए जाते थे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। बोथ IMF एंड IBRD हैव हेडक्वार्टर इन वाशिंगटन, तो IMF और IBRD का हेडक्वार्टर वाशिंगटन में है, सही है। ब्रेटन वुड ट्विंस के नाम से जाने जाते हैं IMF IBRD, ये भी सही है। और IBRD को हम लोग दूसरे नाम से वर्ल्ड बैंक कहते हैं, तो ऑल ऑफ द एबव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमॉन्ग द फॉलोइंग विच इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ WTO, निम्नलिखित में से कौन सा WTO का उद्देश्य नहीं है। तो टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट ये इससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इससे संबंधित नहीं है, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट और फाइनेंशियल जितने भी चीज़ें होती हैं वो IMF और वर्ल्ड बैंक यही सब कंट्रीब्यूट करती हैं। WTO जो सिचुएशंस होती हैं उसको हैंडल करने के लिए, जैसे इन्वायरमेंट हो गया, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गया, ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो गए, इन्हीं सब पे डील करता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिप्स एग्रीमेंट इज एडमिनिस्ट्र्ड बाय, जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है वो किसके द्वारा संचालित किया जाता है, तो वो किया जाता है WTO के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ट्रिप्स है, उसके बाद आपका और भी कई सारी चीज़ें हैं, तो उन सब से रिलेटेड भी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशंस आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपके सिलेबस में WTO, वर्ल्ड बैंक और IMF 3-4 चीज़ें ही हैं, और क्वेश्चंस इसके बन सकते हैं कितने मेंबर्स हैं, उनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में भी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो पाए। धन्यवाद।